नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो आज जो हमारा ये हिस्ट्री का होगा 8वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, जो सब अभी तैयारी कर रहे हैं, जो सब नए आए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मुगल साम्राज्य जो है मेनली स्टार्ट हुआ था बाबर से। ठीक है, तो बाबर ने ही 1526 में पानीपत की लड़ाई से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जब पानीपत की लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था उसके बाद। तो इस पूरे पार्ट में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी दो तीन पार्ट आएगा, हमारा पूरा मुगल साम्राज्य का ही आएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि क्या होगा कि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री का जो 8वां पार्ट है, इसके पहले मैंने 7वां पार्ट जो करवाया था उसमें सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ाया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो हम लोग आज का जो मुगल डायनेस्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। इनका पूरा नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो बसरा जो एक जगह है वहाँ की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा इस्लाम धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहते हैं? तो सूफी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली है? तो चिश्ती को मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी को अपनाया था। ये जो दारा सिकोह है इसके बारे में हम लोग जो है इसी मुगल जो काल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दारा सिकोह कौन था। ठीक है, ये दारा सिकोह जो है बहुत विद्वान आदमी था। इसने जो है बहुत सारा जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसको फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया था। सूफी सिलसिलों का कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो था वो सूफी सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को उन्होंने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की 5वीं प्रदान की गई है, 5 पदवी प्रदान की गई है? तो शेख सलीम चिश्ती को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी के सिलसिले में उनको दिलचस्पी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो अजमेर था। अगला क्वेश्चन है कि सूफी मत के अत्याधुनिक परिवर्तक को क्या कहा जाता था? तो पीर बोला जाता था, जिसे आज हम लोग पीर बाबा जानते हैं, तो वही पीर बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? तो उत्तर हो जाएगा क्या? शेख अहमद सरहिंदी को। अगला क्वेश्चन है कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अब्दुल कादिर गिलानी था। और लास्ट क्वेश्चन है जो ये सूफी जो आंदोलन था उसका, कि सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो खानका बोलते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये सूफी आंदोलन का क्वेश्चन आंसर हो गया, हम लोग थोड़ा भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन क्वेश्चन। क्या है कि भक्ति आंदोलन में से संबंधित निम्न कथनों का में कौन सा सही है? पहला कथन क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुखों में से एक रामानंद ने भगवान के रूप में राम पर ध्यान केंद्रित किया था। दूसरा है कि श्री रामानुजाचार्य एक भारतीय दार्शनिक थे और उन्हें प्रमुख वैष्णव संत के रूप में जाना जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में भक्ति आंदोलन का कारण बना था? ठीक है,
तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो क्या, जाति विभाजन, अस्पृश्यता, कर्मकांड, उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब ये तीनों जो जाति विभाजन, अस्पृश्यता और कर्मकांड जो है ये तीनों इसके कारण थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र के स्कूल अचिंत्य भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैतन्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भक्ति संगीत संतों में से किसने गुजरात में वैष्णव पंथ को लोकप्रिय बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नारासी, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी तुलसीदास। और तुलसीदास की जो एक और रचना है, प्रमुख रचना, आप लोग जानते ही होंगे कि रामचरितमानस जो है इन्होंने ही किया था, रचना किया था इनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि चैतन्य की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ए कविराज कृष्ण दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय स्कूल द्वारा स्थापित डैश के द्वारा स्थापित किया था? तो वल्लभाचार्य के द्वारा जो है रुद्र संप्रदाय स्कूल स्थापित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने एक रस्म से मुक्त सरल संत श्री अकाल या भगवान और सत्य की पूजा पर विश्राम की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी गुरु नानक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। क्या है? अलवर संतों के भजन संग्रह को दिव्य प्रबंध के रूप में जाना जाता है, पहला है। दूसरा क्या है कि अलवर सन्यासी कविता साहित्य तिरुमरई के संकलन को तमिल वेद कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा क्या, कि अलवर संतों के भजन संग्रह को दिव्य प्रबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का। चलिए हम लोग अब मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, बाबर, उनके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हुमायूं के बारे में। और हुमायूं के समकालीन में एक और मुगल थे, लेकिन वो मुगल शासक नहीं थे, जिनका नाम था शेर शाह सूरी, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में। ठीक है, जो पार्ट नंबर 8 है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य जो है इसका जो संस्थापक हुआ था वो कौन था? बाबर था, जिन्होंने कि मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। कब डाली थी? तो 1526 ईस्वी में डाली थी। और कब? तो अप्रैल 1526 ईस्वी में, जब इन्होंने 12 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई की थी। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ, और उसे हरा दिया था और युद्ध में ही इब्राहिम लोदी को मार दिया था। उसके बाद ही मुगल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद क्या है कि बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। तो जो बाबर और उसके जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे वो कौन थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। नेक्स्ट है कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही कि पादशाही की स्थापना की। ठीक है, और जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बाबर ने ही जो है सबसे पहले पादशाही जो है पद है उसकी स्थापना की, और उसके बाद जो है उसके तहत जो शासक होते थे उन्हें बादशाह कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य को जो है ये उस समय का मैप है कि जब मुगल साम्राज्य छाया हुआ था। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है सारा इसमें दिया हुआ है, कि इधर से यहाँ पे आसाम से लेकर के इधर जो देखिए अफगानिस्तान वगैरह पूरा जो है ये मुगल साम्राज्य में फैला हुआ है। यहाँ ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे जो है पूरा ये इंडिया और ये श्रीलंका जो है सारा ये भी जो है पूरा मुगल एम्पायर के अंडर में आ रहा था। तो जिसमें कि देखिए मुगल एम्पायर का जो विशेष रूप से आ रहा था, ये जो आप पिंक वाला देख रहे हैं, ये जो है मुगल एम्पायर के रूप में पहले आया, फिर बाद में जो है बढ़ के ये मुगल एम्पायर के बीच में यहाँ तक आ गया। मतलब ये धीरे धीरे घटता चला गया, और जो ये 1707 के आसपास में मुगल एम्पायर का सिर्फ ये जो साउथ इंडिया पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ही रह गया। और उसके पहले ये था ये पूरे इंडिया में यहाँ तक फैला हुआ था, और धीरे धीरे घट के वो इतना दूर आ गया। ठीक है, चलिए अब मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाबर का जो इतिहास है उसमें कहा जाता है कि बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो बाबर का जन्म जो है वो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या थे? उमर शेख मिर्जा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि जो मुगल डायनेस्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मध्यकालीन भारत का। इससे जो है आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान भी होते हैं, लेकिन आप इसको यदि अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये मुगल डायनेस्टी वाला पार्ट है इसको आप बहुत ध्यान से देखें, और वीडियो को पॉज कर करके ज़रूर देखें कि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर क्या हुआ कि बाबर के पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, ये फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे।
बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा, तो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। तो देख लीजिए कितने उस समय कितने साल का था, तो मात्र 11 साल का था, क्योंकि इनके पिता की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। मात्र ये 11 साल में ये फरगना राज्य पर बैठे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला है कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। मतलब 1507 से पहले, बाबर से पहले जो है किसी ने भी, कोई भी तैमूर शासक ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। तो मतलब 1507 में बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे, तो हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल, ये चारों पुत्र थे। और इसके बाद क्या हुआ कि बाबर ने जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, कितने बार किया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो 5 बार किया। और बाबर के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि 4 पुत्र में से आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये पांचों में से जो है कौन बाबर के पुत्र नहीं थे। तो आपका जो ऑप्शन में कोई जो हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल के अलावा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में क्या यूसुफ जई जाति के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब बजौर और भेरा नामक जो जगह है उसको 1519 में बाबर ने अपने अधिकार में कर लिया था। अगला क्या पॉइंट है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक जो थे दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। मतलब राणा सांगा और जो दौलत खान लोधी है, इन्होंने ही बाबर को बोला था कि आप आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। किसके खिलाफ, तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है कि मुगल साम्राज्य में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो ये जो 4 युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बाबर द्वारा जो 4 युद्ध लड़ा गया था वो कौन कौन सा था। तो इसको जो शॉर्टकट में याद किया जाता है वो बोला जाता है पाखा और चाघा। मतलब पा से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, च से चंदेरी का युद्ध और घ से घाघरा का युद्ध। तो पाखा में जो पा है पानीपत का युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और इसी के बाद जो है बाबर ने मुगल डायनेस्टी की, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी क्या हुआ, बाबर विजयी हुआ था। आप देख लीजिए, इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था बाबर को युद्ध करने के लिए। उसके बाद फिर बाबर का युद्ध हो गया राणा सांगा से 1527 ईस्वी में। फिर आया नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध। तो ये चंदेरी का युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, अगला ये युद्ध है घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है ये 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। और इसमें एक चीज़ और याद रखने का है कि जो पाखा चाघा जो हम लोग बोलते हैं, इसका जो युद्ध का क्रम है, ठीक है, यदि हम लोग पाखा चाघा याद रखेंगे तो पहला हमको सिर्फ याद रखना है कि जो पानीपत का युद्ध है ये 1526 ईस्वी में हुआ था। तो बस 26 देखिए, फिर 27, फिर 28, फिर 29। तो पाखा चागा से 26, 27, 28, 29 से हम लोग याद करेंगे। और जो कोई भी एग्जाम है उसमें मूलतः जो है डेट नहीं पूछा जाता है कि एग्जैक्ट किस डेट को हुआ था। उसमें वो पूछा जाता है क्या ईस्वी या आपका ये मंथ और ईस्वी दोनों पूछ सकता है, डेट कभी पूछता नहीं है। तो आप लोग उस पर ध्यान देंगे। तो पाखा चागा से याद रखेंगे 1526, 27, 28, 29। तो ये था बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाबर के द्वारा और कुछ किए गए कार्य को। नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था पहली बार, और तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। मतलब तोप जो होते हैं जिन्हें आज हम लोग टैंक के नाम से जानते हैं, पहले इन्हें तोप बोला जाता था। तो ये जो तोप है उसका पहली बार उपयोग किसने किया था, तो बाबर ने किया था। कब, तो 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध में। अगला है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उन्होंने पानीपत के युद्ध में, प्रथम युद्ध में भाग लिया था। मतलब जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे, 2 निशानेबाज थे, जिन्होंने क्या पानीपत का युद्ध में बाबर के लिए भाग लिया था और इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, अगला है कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लें, बेटर रहेगा कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सा उपाधि दिया गया था, तो कलंदर की उपाधि दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है कि खानवा का युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है।
आप लोग इसके भी याद रख लें कि क्वेश्चन में आएगा ऐसे कि खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की, तो ऑप्शन में रहेगा कलंदर, गाजी, और भी दो कोई ऑप्शन देगा तो उसमें गाजी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा वाला, जिसमें कि खानवा का युद्ध दिया रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि करीब 48 वर्ष की उम्र में मतलब कब, 48 वर्ष की उम्र में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई। तो मतलब बाबर की मृत्यु कब हो गई, 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को, जब उसकी वर्ष कितनी उम्र थी, तो 48 साल थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बाबर की मृत्यु के बाद जो है पहले उन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो मतलब बाबर को जब उसकी मृत्यु हो गई तो पहले जो है आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में जो है उनका जो शव है उनको ले आकर के काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। मतलब बाबर ने पहले ही बता दिया था कि उनके मरने के बाद उन्हें कहाँ दफनाया जाए, तो काबुल में एक स्थान चुना गया था, वहाँ पर फिर बाबर को दफना दिया गया। फिर क्या कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। देखिए बाबरनामा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरनामा की रचना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। और ये क्या है, बाबर की आत्मकथा है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी में किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। और ये कौन थे, तो ये जो है आपका अकबर के दरबार में जो है ये नवरत्न में आते थे। ठीक है, तो वो हम लोग जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग बाबर के ही देखते हैं कि बाबर को मुगैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। तो मुगैयान जो है नामक पद्य शैली जो था उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बाबर को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला है कि बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अबैदुल्ला अरहार का अनुयायी था। जो अभी हम लोग सूफी आंदोलन में पढ़े थे नक्शबंदी के बारे में, तो उसी का जो सूफी ख्वाजा था अबैदुल्ला उस अरहार, उन्हीं का क्या था, ये अनुयायी था। ठीक है, और अगला लास्ट पॉइंट है बाबर का कि बाबर का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो हुमायूं हुआ, क्योंकि हुमायूं जो था बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया, तो 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन जो 1530 से 1556 के बीच में जो है कुछ दिन तक जो है ये लुप्त हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। ठीक है, तो उस समय जो किसने शासन किया था, तो हुमायूं को ही हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। और 1540 से जो 1556 से थोड़ा दिन पहले तक शेरशाह सूरी का शासन चला था भारत में, मुगल डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नसरुद्दीन हुमायूं, मतलब तो हम बोल सकते हैं कि हुमायूं का जो नाम था क्या, नसीरुद्दीन हुमायूं, जिनका जो है क्या हुआ था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर उनका राजगद्दी हुआ था। मतलब वो राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला हुमायूं जो है बदखसा का सूबेदार था। मतलब दिल्ली पर जो गद्दी पर ये बैठा था उसके पहले जो है बदखसा का सूबेदार था, और ये उसके पहले बदखसा का सूबेदार था उसके, और जो है बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर शासन करने लगा मुगल डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और ये जो है अगला पॉइंट है कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। और ये बोला भी जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो हुमायूं की सबसे बड़ी पहली भूल थी। ठीक है, तो इन्होंने जो उनके और 3 भाई थे उनको क्या किया था, अपना अपना कुछ राज का बंटवारा कर दिया था। जैसे किया इसमें जो उन्होंने अपने जो भाई था कामरान उनको काबुल और कांधार दे दिया था, मिर्जा अस्करी को संभल दे दिया था, और मिर्जा हिंदल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। और उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दे दिया था, जहाँ पर ये पहले सूबेदार था हुमायूं, बाद में अपना जो चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा को दे दिया था। और इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि जो हुमायूं का ये पहला बहुत बड़ा गलती था। ठीक है, ये देखिए मैं जो ये पिक्चर दिखा रहा हूँ ये हुमायूं का मकबरा का पिक्चर है। जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में है, और इसका जो निर्माण करवाया था जो हुमायूं की पहली बीवी थी, वो आप नोट करते जाएं, हुमायूं की जो पहली बीवी थी बेगम, ठीक है, जिन्हें हाजी बेगम के बारे में जाना जाता है, बोला जाता है कि उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। और जो इसका डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, तो ये भी आप नोट कर लेंगे, उसका नाम था मिराक मिर्ज़ा गियास। ठीक है, मिराक मिर्ज़ा गियास जो है इन्होंने ही इस हुमायूं टॉम का निर्माण कराया था। ये कहाँ है, दिल्ली में है। चलिए हुमायूं के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। अगला पॉइंट है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। मतलब देखिए ये जो दीन पनाह नगर है इसमें इसकी स्थापना किसने की थी, हुमायूं ने की थी। ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और दीन पनाह में जो है इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तकालय भी बनवाया था, उसके बारे में हम लोग लास्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो 25 जून 1539 ईस्वी को
शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। यही युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में क्या हुआ था, जो शेर खां है वह विजयी रहा था, और उसके बाद जो है इस युद्ध के बाद जो है शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण कर ली थी। तो ये जो चौसा का युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, शेर खां की विजयी हुई थी और जो हुमायूं है वो हार गया था। और इसी के बाद जो है वो फिर, और इसके बाद फिर क्या हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, या कन्नौज का युद्ध भी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिलग्राम का युद्ध है, इसके ये कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच में फिर से बिलग्राम का भी युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं क्या हुआ, शेर खां से हार गया। फिर शेर खां ने क्या किया, इस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। और इसी के बाद जो है जो वो क्या किया, हुमायूं भागकर कहाँ चला गया, सिंध चला गया। देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि बिलग्राम युद्ध के बाद जो हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। देखिए जो 15 वर्षों तक उन्होंने घुमक्कड़ जैसा निर्वासित व्यतीत अपना जीवन व्यतीत किया, मतलब किसी को पता नहीं था वो कौन है, कहाँ है, नहीं है। ठीक है, तो ये था इस तरह से हुमायूं का जो है किस तरह से युद्ध किया और क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि निर्वासान के समय हुमायूं ने हिंदल के अत्याधिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हामिदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। मतलब 1540 ईस्वी में वो भाग के सिंध गया, वहाँ पे उन्होंने हामिदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को शादी कर लिया। कालांतर में ही हमीदा से ही जो है अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। उसके बाद ही जो है किसका जन्म हुआ, तो अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, किससे, तो हमीदा बानू बेगम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अकबर किसकी, अकबर का जो है अकबर की माँ का नाम क्या था, तो हमीदा बानू बेगम था। और हमीदा बानू बेगम की जो हस्बैंड थे, मतलब पति थे, उनका नाम क्या था, तो हुमायूं था। ठीक है, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो ये सिकंदर सूरी है, ये क्या था, शेरशाह सूरी के बाद जो सूर वंश का जो था, ये था एक शासक था। इसको क्या किया, 1555 में हुमायूं ने फिर से पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जो है ये 1555 के बाद जो 1556 तक किया, और उसके बाद जो है 1556 में उसकी कैसे मृत्यु होगी वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। देख लेते हैं क्या कैसे हुई थी। तो अभी क्या है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो अभी हम लोग बता रहे थे पिछले पार्ट में, तो उसका एक समरी हम लोग देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य में हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध हैं। उस 4 युद्ध नहीं है, ये बहुत सारा है, जिसमें से 4 प्रमुख था जो मैंने पिछले बार में डिस्कस किया। तो इसमें जो है ये पहला है कलिंजर का युद्ध, फिर है चुनार का घेरा। चुनार जो एक क्या था, एक आपका ये था मकबरा था, मकबरा नहीं बोलते हैं उसको, किला बोलते हैं। ठीक है, किला था, उसका इसने घेरा किया था। और फिर उसके बाद कुछ कारणवश जो है थोड़ा जब देखा कि ये हम हारने वाले हैं, तो फिर वो वहाँ से वापस आ गया। फिर देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, और भी 4 हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी हुमायूं की हार हो गई थी और इसके बाद वो भाग के सिंध चला गया था। ठीक है, उसके बाद है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी। उसके बाद सरहिंद का युद्ध जो कि इसने जीता था क्या, सूरवंश का जो शासक था उनसे लड़के। ठीक है, 1555 में फिर से ये तब फिर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में, जो दीनपना इनका जो पुस्तकालय मतलब एक नगर था, उसी का जो पुस्तकालय का भवन था दीनपना पुस्तकालय, उसके भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, हुमायूं की रचना जो है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, गुलबदन बेगम के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे ये कौन थी। ठीक है, उसका हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है, तो ये था हुमायूं का। और हुमायूं के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहता हूँ, आप लोग उसको नोट भी कर लेंगे। पहला तो ये कि जो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ये कौन थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो एक मशहूर इतिहासकार थे जिनका नाम था लेनपुल, जब जो हुमायूं जो सीढ़ी से जब गिर के मर गए थे, तो उन्होंने एक बात बोला था कि हुमायूं गिरते पड़ते ही इस जीवन से मुक्त हो गया, उसी तरह जैसे ताउम्र गिरते पड़ते ज़िंदगी में चलता रहा। जो क्या है, ज़िंदगी में गिरते पड़ते रहा था, कभी इसकी जीत हो रही थी, कभी हार हो रही थी, फिर जो है भागता रहा 1540 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक भागता रहा, इसलिए जो है लेनपुल ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो ये हुमायूं के बारे में हो गया। अब जो हुमायूं को जो हराया था शेर खां ने, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम क्या था, फरीद था। ठीक है, सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ही था। ये सूर साम्राज्य का स्थापना किया था इसने, सूर वंश का भी बोल सकते हैं। स्थापना कौन था स्थापक, तो शेरशाह सूरी। शेरशाह का जन्म कब हुआ था, तो 1472 ईस्वी में बाजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था हसन खां था,
उनकी 4 पुत्रियां और 8 पुत्र थे। और कहा जाता है कि जो इनका जो पिता और इनकी जो मतलब सौतीली माँ लोग थी उनसे इनका नहीं पड़ता था, मतलब वो लोग इनसे प्यार नहीं करते थे। ठीक है, अगला है कि इनके पिता हसन खां जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो इनके जो पिता थे वो क्या सासाराम के जमींदार थे, और जो इनका जो जन्म हुआ था वो सासाराम में ही हुआ था। ठीक है, और देखिए जो इनका जो मृत्यु हुआ था वो कलिंजर फोर्ट में हुआ था, लेकिन जो इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है, जो हम लोग बोलते हैं शेरशाह सूरीज टॉम्ब्स, कहाँ है, सासाराम में है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट शेरशाह सूरी के बारे में। अगला पॉइंट है कि फरीद ने एक शेर को तलवार से एक ही वार से मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि धारण की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेर खां के हिसाब से कि जो शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बिहार का अफगान शासक था सुल्तान मोहम्मद बहार शेर खां लोहानी ने। और क्यों दी थी, क्योंकि फरीद ने जो है एक बार में जो है शेर के धड़ को अलग कर दिया था तलवार से। ठीक है, इस कारण से। नेक्स्ट है शेरशाह जो है बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जैसा मैंने अभी हुमायूं के पार्ट में बताया था कि हुमायूं से युद्ध हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं 1540 में। इसमें हुमायूं की हार हुई थी, उसके बाद हुमायूं जो भाग के सिंध चला गया था। तो उसके बाद जो है शेर खां कहाँ पे, दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1540 में। शेर खां की मृत्यु जो है कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई थी। मैंने अभी बताया था कलिंजर फोर्ट जो है, कलिंजर के किले में को जीतने के लिए शेर खां की मृत्यु हो गई। कब हो गई थी, तो 22 मई 1545 ईस्वी को। तो बोल सकते हैं कि शेर खां की मृत्यु कब हो गई, तो 22 मई 1545 ईस्वी को। कहा, और मृत्यु के समय उनका जो उक्का नाम था वो क्या हो गया, अग्निशास्त्र चला रहा था। तो मतलब अग्निशास्त्र के कारण ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कलिंजर का शासक कौन था, तो कीरत सिंह था। जो कलिंजर जिसपे ये हमला कर रहे थे उसका जो शासक था उसमें वो कौन था, कीरत सिंह। ठीक है, शेर खां का मकबरा जो है सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले में निर्मित है, जिसका मैंने फोटो दिखाया था पिछले स्लाइड में। ठीक है, वही था शेर खां का मकबरा सासाराम में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि रोहतासगढ़ का किला कुहाना दिल्ली नामक मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र कौन था, इस्लाम शाह। ये कौन था, शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेर खां ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का उपयोग किया था। ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। अगला है कि शेर शाह ने 178 ग्रेन सोने का, मतलब 178 ग्राम चांदी का रुपया और 380 ग्राम तांबे का दाम चलवाया था। ठीक है, शेर खां ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शेर शाह ने क्या रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर को बसाया था। अगला पॉइंट है कि शेरशाह के समय पैदावार का जो लगभग 1/3 भाग है वो सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। जो शेर खां है वो क्या करता था, शेरशाह कि जब भी कोई पैदावार करता था, मतलब जिसका भी खेत में जितना उपज होता था उसका 1/3 भाग जो है लगान के रूप में शेर खां सरकार के अपने खजाने में डाल लिया करता था। अगला है कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो शेर खां ने की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो शेर खां ने। नेक्स्ट है कि शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पटना का नाम किसने दिया, किसने स्थापित किया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा यह भी कहा गया कि इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेर शाह के समकालीन थे और डाक प्रथा का जो प्रचलन शेरशाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये रहा शेरशाह के बारे में। अब हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना लंबाई है, क्या है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो दक्षिणी एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। तो मतलब दक्षिणी एशिया की, मतलब साउथ इंडियन एशियन का जो है इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड वेरी ओल्ड रोड। ठीक है, सड़क जिससे अक्सर जो है जैसे क्या बोला जाता है कि गिरनेली सड़क, यानी जिसे बोल सकते हैं जनरलों की सड़क कहा जाता है, या सदाके आजम यानी द ग्रैंड रोड बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2700 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है, 2700 किलोमीटर, आप लोग नोट कर लें। और 1700 मील जो है
ये इसका इसमें बोलेंगे, जैसे किलोमीटर में बोलेंगे तो 2700 मील और 1700 मील बोलेंगे इसको मील में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मैप में मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये काबुल देख रहे हैं, तो काबुल किसकी राजधानी, अफगानिस्तान की है। काबुल से देखिए इस्लामाबाद, काबुल, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर, फिर दिल्ली, फिर होते हुए देखिए मध्य प्रदेश है, फिर बिहार में भी कुछ इसका पार्ट है, फिर झारखंड में पार्ट है, फिर कोलकाता में पार्ट है, फिर इधर से होते हुए बांग्लादेश होते हुए ढाका होते हुए यहाँ तक चला गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका, यही है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार, तो जिसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का पार्ट, जरूर जरूर कमेंट करके बताइए। और जो पुराना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने बता दिया है कि जो पुराना वीडियो का जो लिंक है मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो कि मेरा पुराना वीडियो कौन सा था, तो एंशिएंट हिस्ट्री का 1 से 13 पार्ट तक का वीडियो है, जिसका कि जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और उसके बाद जो इसके जो प्रीवियस वीडियो है, मतलब 1 से 7 पार्ट तक जो है, उसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो आप उसके बाद जो है अपना पुराना वीडियो भी आराम से देख सकते हैं, यदि आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से नेक्स्ट जो है मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या हुआ था उसमें नहीं हुआ था फिर हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप जो है अभी आराम से अच्छे से अपने घर में पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से बचें, ठीक है। हाथ जो है अपना आराम से धोएं अच्छे से, 20 सेकंड तक एटलीस्ट धोएं, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने आप को स्वच्छ बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। चलिए विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।